युग और मन्नत की कहानियाँ एपिसोड 12। सुबह का समय। युग अपने रोज के टाइम पर जल्दी उठ गया। उठ के जैसे बेड पर बैठा कि उसकी नज़र सोफे पर सोती हुई मन्नत पर गया। छोटे बच्चे की तरह जो मन्नत दुबक कर सो रही थी। युग उसे 5 मिनट तक ऐसे ही निहारता रहा। अपने मन में सोचने लगा, तुम क्यों मेरे रास्ते में आई? ना तुम मेरे रास्ते में आती और ना मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ सुलूक करता। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि अपने ख्यालों को झटकते हुए उठा और खड़ा हुआ वर्कआउट के लिए निकल गया। युग लगभग 1-1.5 घंटे के बाद वापस कमरे में आया। युग इस वक्त पूरे पसीने से लथपथ था और टॉवेल से अपने बदन के पसीने पोंछते हुए कमरे में आया। मन्नत करवट बदलकर आराम से सो रही थी। युग की नज़र वापस मन्नत की ओर चली गई। आंखें छोटी करते वापस देखने लगा, आखिर यह लड़की कितना सोती है। इतना बोलकर वापस वॉशरूम में चला गया। लगभग 25 से 30 मिनट के बाद वॉशरूम से बाहर निकला और मिरर के सामने खड़ा हो खुद को देखने लगा। 20 मिनट में रेडी होकर नीचे जाने लगा कि एक नज़र मन्नत को देखा जो अभी एकदम गहरी नींद में सोई हुई थी। युग खुद से बड़बड़ाया, यह न्यूज़ रिपोर्टर है, ऐसे काम करते हैं यह न्यूज़ रिपोर्टर वाले। इन्हें नींद कैसे आ सकता? आखिर ये इतना आराम से कैसे सो सकती है? इतना बोल युग रूम से बाहर निकला और नीचे लिविंग एरिया में आ गया। युग कॉफ़ी के साथ न्यूज़पेपर रीड करने लगा। उतने में दादी इधर उधर टहलते हुए सामने से आकर युग के पास वाले सोफे पर बैठ गई और युग को देखकर दादी उसे टांग खिंचाई करते हुए बोली, तेरी बीवी कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ दिया? दिखाई नहीं दे रही? युग बिना दादी के तरफ देखे कहा, वह उठी नहीं है, अभी भी सो रही है। युग कॉफ़ी पीते पीते इतना बोल दिया। दादी इतना जल्दी कहाँ शांत बैठने वाली थी। उन्होंने युग को छेड़ते हुए आगे कहा, धूप सर पर आ गया है। ये साहब अपनी बीवी को अभी तक सोने दे रहा है। एक टाइम था जब मैं तेरे दादाजी के लिए सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता पानी सब बनाया करती थी। उनको रुमाल से लेकर जूता तक हाथ में देती थी। और आज का ज़माना देखो, आदमी उठ के नहा धोकर तैयार हो गया और बीवी इनकी अभी भी सोई हुई है। युग तिरछी नज़र से अपनी दादी को देखा और कॉफ़ी का सिप लेते हुए वापस कहा, दादी, तब के ज़माने में और अब के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अग्रवाल हाउस। पीहू ने मयंक को लगातार कॉल कर रही थी। 2-3 बार लगातार कॉल किया पर मयंक ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया, जिससे पीहू हार मानकर मायूस हो गई। अपने मन में बैठे मोबाइल साइड में रख खिड़की से बाहर देखने लगी। इतने में उसका मोबाइल रिंग करने लगा। पीहू तुरंत मोबाइल हाथ में लेकर स्क्रीन पर देखी तो वह अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। पीहू कॉल रिसीव कर हेलो बोली। यह कॉल किसी और का नहीं, मयंक का था। पीहू ने जैसे मयंक का आवाज़ सुनी, उसकी आंखों के कोने से आंसू आ गया। वह लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, मयंक, तुम कहाँ हो? तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? पीहू के इतने सारे क्वेश्चन एक साथ सुन मयंक शांत आवाज़ में कहा, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा, मिलकर बातें करता हूँ। फिलहाल भाई को लेकर मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। इतना बोल मयंक कॉल कट कर दिया और पीहू मोबाइल पकड़े हेलो हेलो किए जा रही थी। मोबाइल कान के पास से हटाकर देखा तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। कॉल कट होने की वजह से रोने लगी, पर उसे ये भी अच्छा लग रहा था कि मयंक से उसकी बात हो गई। खुशी के साथ उसे आंसू भी आ गए थे। वहीं केशव जी हॉल में बैठे सोच रहे थे कि आज अपनी बेटी से मिलने जाएंगे। अगर वह युग के घर गए तो क्या होगा? यही ना कि युग बजाज मेरी बेइज्जती करेगा, धक्के मार के निकाल देगा। जो भी हो, फिर भी मिलने जाऊंगा अपनी बेटी से। कितने दिन हो गए अपनी बेटी का कोई खबर नहीं मिला। उन्होंने आज मन बना लिया कि वह मन्नत से मिलने जाएंगे। इधर मेंशन में जब मन्नत की आंखें खुला तो हड़बड़ा कर उठ के बैठ गई और बेड पर देखी तो युग नहीं दिखाई दे रहा, जिस वजह से वह जल्दी से भागते हुए वॉशरूम में चली गई।
कुछ टाइम बाद वह रेडी होकर जब नीचे आई, युग ब्रेकफास्ट के लिए बैठा था। बाकी के लोग कुछ न कुछ काम कर रहे थे। उसी टाइम मीरा जी किचन के तरफ से पराठे लेकर डाइनिंग टेबल के पास जा रही थी। उनकी नज़र मन्नत पर गई और मन्नत को देखकर बोली, बेटा तुम भी आ जाओ नाश्ता करने। मैं किसी को भेजने वाली थी तुम्हें उठाने के लिए, अब आ गई हो तो चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। मन्नत को मीरा जी का इतना स्वीट बिहेवियर देख उसे अंदर से अच्छा लगता है, पर जब वह युग को देखती उससे यह पता नहीं चलता कि आखिर यह मीरा जी का बेटा कैसे हो सकता है, क्यों ये इतना डिफरेंट है। आज मन्नत का भी बहुत दिल कर रहा था कि वह युग से पूछे कि क्या उसके फैमिली से आज मिलने जाने दे सकता है, पर वह अंदर ही अंदर डर भी रही थी। दोपहर का समय मन्नत ने सोचा कि वह एक बार युग को कॉल करके पूछेगी क्या वह आज अपने फैमिली से मिल सकती है। लाख सोचने के बाद आखिरकार उसने अपना मन बना लिया कि वे एक बार ज़रूर युग को कॉल करके पूछेगी। अगर बिना परमिशन की गई तो वह उसे सज़ा देने में पीछे नहीं हटेगा। इसी खातिर युग को कॉल की। एक दो रिंग में ही युग ने कॉल रिसीव कर लिया और शातिर टोन में कहा, हेलो हनी, क्या हुआ? सुबह देखी नहीं तो मुझे मिस कर रही हो? अब मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बात करे, क्या बोले। मन्नत युग की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, वह इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की, क्या मैं आज अपनी फैमिली से मिलने जा सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी नहीं। मेरा खिलौना कहीं और जाए यह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा सुकून हो तुम, और सुकून कहीं और जाए यह मैं ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगता युग के पास इस वक्त कुछ काम नहीं है। वह बहुत रिलैक्स चेयर पर बैठ आगे बोला, वैसे तुम अपनी बाबुल का घर छोड़कर उसके अलावा दूसरी भी बातें कर सकती हो। मेरे पास टाइम ही टाइम है। मन्नत चिढ़ते हुए बोली, पर मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बात करने के लिए। बस मुझे इतना ही पूछना था, क्या मैं जा सकती हूँ? नो बेबी, तुम मेरे परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती। युग के मुंह से ना सुन मन्नत का दिल कर रहा था कि वह कॉल कट कर दे। जैसे उसने कान के पास से मोबाइल हटाने ही वाली थी कि युग ने कहा, कॉल कट मत करना। वैसे मैं जानता हूँ तुम बोर हो रही हो घर में अकेली। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तुम मुझे ज़्यादातर मिस कर रही हो। आई एम राइट? तो आज रेडी रहना, हम पार्टी में चलेंगे, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। और हाँ, तुम पार्टी में क्या पहनना चाहोगी? आज तुम्हारा डिमांड सराखों पर। युग की बातें सुन मन्नत कुछ नहीं बोल रही थी और मन्नत को ना कुछ बोलता देख युग आगे कहा, इसका मतलब मैं समझ गया कि तुम मेरी पसंद का पहनना चाहती हो। ठीक है फिर, मैं जो भेजूँगा तुम वह पहन के रेडी हो जाना। और इतना बोल कर कॉल कट कर दिया। इसकी पसंद, माय फुट, खुद को क्या समझता है? अगर मेरी फैमिली मेरी मजबूरी ना होती तो मैं भी तुम्हें बताती मिस्टर बजाज। बजाज का बाजा न बजा देती तो तुम भी क्या याद रखते। कुछ समय बाद ही मीरा जी मन्नत के रूम में आई और हाथ में एक पैकेट भी लेकर आई। वह पैकेट युग ने भेजा था। मन्नत जैसे मीरा जी को देखी उठ खड़ी हो गई। आगे बढ़ते हुए बोली, माँ कुछ काम था, आप मुझे बुला लेती, मैं नीचे आ जाती थी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, यह युग ने भेजा है तुम्हारे लिए। मन्नत जब उस पैकेट को देखी, मीरा जी ने मन्नत की ओर बढ़ाते हुए बोली, बेटा आज पार्टी के लिए पहन लेना। आज जो पार्टी है सिर्फ बच्चों के लिए है, तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों जाओ और अच्छे से एंजॉय करो। क्योंकि मोनिका आज के ज़माने की है, उसे पसंद नहीं ओल्ड टाइप बर्थडे पार्टी मनाने का। हम बाकी लोग तो उसे पहले ही विश कर दिए हैं और गिफ्ट भी दे दिए, पर वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहती है, तो तुम दोनों भी जाकर एंजॉय करो। जल्दी से तुम भी रेडी हो जाओ। मीरा जी मन्नत के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, मैं
चाहती हूँ मेरी बेटी इस पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखे। इतना बोलकर आंखें झुका दी। उनकी बातें सुन मन्नत भी स्माइल कर दी। मीरा जी उठ खड़ी होकर बाहर निकल गई और मन्नत उस बॉक्स को खोली। उस बॉक्स में एक पिंक कलर का मैक्सी गाउन था, साथ में हाई हील सैंडल और उसको मैचिंग रियल डायमंड के टॉप्स थे। मन्नत उस गाउन को उठाकर देखी और खुद से बोली, क्या मैं यह पहनकर जाऊं पार्टी में? सब मुझे देखकर क्या कहेंगे? मैं तो ऐसे कभी पहनकर बाहर नहीं गई हूँ। उस बॉक्स में एक लेटर भी लिखा हुआ था। मन्नत ने उस लेटर को खोलकर देखी तो उसमें लिखा था, तुम्हारी पसंद का कलर लिया हूँ, पिंक कलर। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। जहाँ तक मैंने तुम्हें जाना है तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक ही होगा। मन्नत उस ड्रेस को साइड में रखते हुए खुद से बोली, इससे क्या पता मुझे कौन सा कलर पसंद है, मुझे तो सारे कलर पसंद है। आया बड़ा पिंक कलर, और इसने मुझे कब देखा कि मैं पिंक कलर का पहनती हूँ। मुझे यहाँ आए 1 महीना भी नहीं हुआ और मैं कहाँ बार बार पिंक कलर का पहनती हूँ। जो इसे मेरे पसंद को समझने लगा। कुछ भी बड़ा आया, पाखंडी कहीं का। शाम का वक्त मोनिका ने अपना बर्थडे पार्टी मुंबई के बाहर महंगे रिजॉर्ट में पार्टी रखी थी। उनके इस पार्टी में सिर्फ यंग गेस्ट की इनवाइट किए गए थे। वे आज खुद को तैयार करने के लिए पूरा दिन लगा दी। उसे नहीं समझ रहा था कि वह क्या पहने, कैसे तैयार हो, क्योंकि उसे सबका अटेंशन चाहिए था कि पार्टी में जो भी आए सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखे। माना मोनिका अच्छी दिखती है और साथ में नखरेली भी है। उसके नखरे को हर कोई जानता है कि वह जल्दी किसी सस्ती चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। मन्नत पहले वॉशरूम में गई और शावर ली। उसके बाद मिरर के सामने बैठ तैयार होने लगी। मन्नत बहुत ही लाइट मेकअप की थी और बालों को हाई पोनी बनाई। लगभग 25 से 30 मिनट में तैयार हो गई। अब खुद को मिरर में देख खुद को देखती रह गई। मिरर में खुद को देखते खुद से बोली, सच कहते हैं लोग, महंगी चीज़ें इंसान को बदल देती है, सस्ती चीज़ें में हम वही रहते हैं जो हम हैं। मन्नत खुद से बड़बड़ा रही थी कि दरवाजे पर तभी नॉक हुआ। मन्नत जल्दी से डोर खोली तो सामने रोमा खड़ी थी। रोमा नज़रें झुकाए बोली, मैम आपको नीचे बुलाया है, चलिए। मन्नत ने कहा, ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। इतना बोलकर मन्नत खुद को एक बार वापस मिरर में देखने लगी। एक बार अच्छे से खुद को देख उसके बाद नीचे आई। नीचे लिविंग एरिया में दादी और मीरा जी दोनों सोफे पे बैठी थी। जब उन्होंने मन्नत को देखा आते हुए तो मीरा जी खड़ी हो गई। मीरा जी को मन्नत को देख यकीन नहीं हो रहा कि यह मन्नत है। मानना पड़ेगा उसकी खूबसूरती देखकर। मन्नत जब मीरा जी के सामने आकर खड़ी हुई तो मीरा जी ने अपनी आंखों से काला काजल निकाल मन्नत को कान के पीछे काला टीका लगाई और बोली, मेरी बच्ची को किसी की नज़र ना लगे। वहाँ पर दादी चश्मे में से घूरकर मन्नत को देख रही थी। मन्नत दादी के पास आकर उनके पैर छुए। दादी सिर्फ इतना ही बोली, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। दादी मन्नत को नीचे से ऊपर तक देख रही थी पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। मन्नत को भी थोड़ा अजीब लग रहा था पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दी। मीरा जी आगे बोली, युग ने शेरा को भेजा है तुम्हें पिकअप करने के लिए। युग खुद नहीं आया मन्नत को लेने, जिस वजह से मीरा जी भी थोड़ी नाराज़ थी। वह चाहती थी कि युग आए पर वह बिजी होने की वजह से वह नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, बेटा जाओ शेरा के साथ, तुम्हें युग वहाँ पर मिलेगा। मन्नत ने हाँ में सिर हिला दी और शेरा के पीछे चल दी। मन्नत शेरा के साथ कार में बैठ गई। कुछ ही मिनटों में उनकी गाड़ी मुंबई की सड़कों पर तेज रफ्तार में चल दी। दूसरी तरफ युग भी ऑफिस से निकला। सीधा ड्राइवर को बोला कि वह रिजॉर्ट के लिए चले। लगभग 40 से 45 मिनट के बाद युग जब रिजॉर्ट पहुंचा, सबसे पहले वह मन्नत को देखना चाह रहा था पर मन्नत उसे कहीं दिखाई नहीं दी।
युग एंट्रेंस डोर पर खड़ा होकर चारों तरफ नज़र घुमाया जा रहा था, पर उसे वहाँ पर मन्नत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। युग मन में सोचा कि शायद मन्नत अंदर पार्टी में मौजूद हो। युग को देख वहाँ पर सभी लोग आगे आकर हैंडशेक दे रहे थे। उतने में राहुल आया, युग के गले लगा, बोला, ब्रो तुमने आने में देरी किया और भाभी को साथ में नहीं लेकर आए, वह कहाँ है? युग आश्चर्य से राहुल को देख कहा, क्या वह अंदर नहीं है? वह तो मुझसे पहले निकली थी घर से, पर उसे आने में इतना देर कैसे हो सकता है? युग अपना मोबाइल निकाल शेरा को कॉल लगाया। रिंग जा ही रही थी पर कॉल रिसीव नहीं किया, जिस वजह से युग का गुस्सा और परेशानी दोनों बढ़ने लगा। युग बार बार वॉच में टाइम देख रहा था। वापस शेरा को कॉल लगाया, पर तब तक शेरा गाड़ी रिजॉर्ट के अंदर लेकर आ चुका था। शेरा ने जैसे पार्किंग में गाड़ी लगाया और अपना फ़ोन चेक किया तो उसके बॉस का 3 मिस कॉल आ चुका था। शेरा तुरंत अपने बॉस को कॉल बैक किया। युग अपने हाथ में मोबाइल लेकर खड़ा ही था कि जैसे रिंग की आवाज़ सुना तो उसने तुरंत कॉल रिसीव कर तेज़ आवाज़ में बोला, कहाँ हो तुम? कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? युग शेरा को बोलने का मौका नहीं दे रहा था। युग गुस्से में आगे कहा, अब कुछ बोलोगे? शेरा शांत आवाज़ में कहा, वह हम रिजॉर्ट के अंदर आ गए हैं, गाड़ी पार्क में लगा रहा हूँ, वह ट्रैफिक के वजह से थोड़ा देर हो गया। कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने? शेरा ने कहा, सॉरी, वह मैंने देखा नहीं। युग गुस्से से बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। युग बाहर पार्किंग की ओर बढ़ गया। सामने शेरा मन्नत को गाइड करते हुए अंदर लेकर आ रहा था। युग की नज़र जैसे सामने से आ रही मन्नत पर गई। युग की नज़र मन्नत से हट ही नहीं रहा था जब तक मन्नत युग के सामने आकर नहीं रुकी। शेरा ने कहा, बॉस सॉरी, वह ट्रैफिक के वजह से हमें आने में लेट हो गया। शेरा की आवाज़ सुन युग अपने सेंस में आया और मन्नत से नज़र हटाकर शेरा को देख सिर्फ गर्दन हाँ में हिला दिया। शेरा वहाँ से साइड में जाकर खड़ा हो गया और युग मन्नत की ओर अपना हाथ बढ़ाया और शांत वॉइस में कहा, क्या तुम ठीक हो? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मन्नत अपनी नज़रें नीचे किए बस ना में सिर हिला दी। मन्नत अपना हाथ युग के हाथ में नहीं दे रही थी। उसे ऐसा करता देख युग मन्नत का हाथ पकड़ अपने साथ उसे अंदर लेकर जाने लगा। अंदर पार्टी हॉल में सारे यंगेस्ट ही पार्टी में मौजूद थे। एक से बढ़कर एक दिखाई दे रहे थे। वहीं मोनिका आज कहर ढा रही थी। ढाती भी क्यों ना, आज पूरा दिन उसने पार्लर में बैठकर खुद को रेडी करने में तरह तरह के मेकअप ट्राई किया। लास्ट में जाकर फाइनली डिसीजन, जिसमें उसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने और पूरे मेकअप से चिपचिपा खुद को तैयार की। हॉल के बीचों बीच में केक रखा था। आसपास में सभी लोग जमा हो गए। मोनिका की नज़र जैसे युग और मन्नत पर गई, उसने लंबी सांस ली, मानो युग के आने का कब से इंतजार कर रही थी। पर जैसे उसने मन्नत को देखी उसका मूड खराब होने लगा। ज़्यादातर तो तब जब उसकी नज़र युग के हाथ पर गया। युग मन्नत का हाथ पकड़ा खड़ा था। वह देख उसके अंदर से बुरा हाल होने लगा। दिल तो कर रहा था अभी जाकर उसका हाथ झटक दे। युग मन्नत को लेकर मोनिका के सामने आकर खड़ा हुआ और मोनिका को बर्थडे विश किया। मन्नत ने भी आगे हाथ बढ़ाकर मोनिका को विश की। मोनिका भी हैंडशेक देते हुए चेहरे पर फेक स्माइल मन्नत से बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम आई। अगर तुम नहीं आती तो मैं तुमसे बात नहीं करती और अपनी नई नई दोस्ती तोड़ देती। मोनिका के मुंह से जैसे मन्नत सुनी कि हल्की स्माइल की और बोली, तुम्हें दोस्ती तोड़ने का मैं मौका नहीं दूंगी। मन्नत के मुंह से यह सुन मोनिका अपने मन में सोचने लगी, तुमसे दोस्ती माय फुट, इतना बोल के स्माइल किए जा रही थी। मोनिका युग के करीब आकर बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आए हो। इतना बोल मन्नत की ओर देखी और बोली,
अरे मन्नत, युग को लाने के लिए थैंक यू। मन्नत युग की तरफ देखने लगी। वह तो जानती थी कि वह अकेले इस पार्टी में आई है। उसके दिमाग में कुछ चलने लगा, क्यों ना मन्नत का इंट्रोडक्शन सबके सामने करवाए, ताकि इसकी औकात का पता चले, यह कहाँ से बिलोंग करती है। मोनिका चुटकी बजाते हुए बोली, अटेंशन प्लीज़, सभी लोग सुनो, ये मेरी न्यू फ्रेंड है, यानी युग बजाज की वाइफ। आप सब तो खबर सुने ही होंगे। मैं उस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, पर हाँ, मैं अपनी दोस्त से तुम लोगों का इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाना चाहती हूँ। मेरी दोस्त मतलब तुम सबकी दोस्त है। सभी ने हाँ कहा। तो बताओ। मोनिका ने मन्नत की ओर देख बोली, अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारा कॉलेज, दोस्त, गांव, सभी के बारे में हम जानना चाहते हैं। इनफैक्ट मेरे सभी दोस्त जानना चाहते हैं। मोनिका के मुंह से ये सब सुन युग ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पार्टी में सीवी लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो मैं पहले ही प्रिंट करवा देता था तुम्हारे लिए। युग मन्नत का साइड ले रहा था, जिस वजह से मोनिका का खून और भी उबलने लगा। उन दोनों का बर्ताव देखकर मन्नत आगे आकर बोली, मैं दिल्ली के एक गांव में पैदा हो गई थी। हाँ, हम यहाँ रहते हैं, पर यहाँ से अच्छा हमारा गांव है। यहाँ पर तो बहुत ट्रैफिक है, वहाँ पर ट्रैफिक से छुटकारा हमें मिल जाता है। दूसरा, हमें मदद चाहिए तो सारे लोग मदद के लिए दौड़ने लगते हैं। डियर लिसनर, 2 मिनट का पॉज ले रही हूँ क्योंकि सेम वर्ड 2 बार रिपीट हो गया है। मन्नत मोनिका के आंखों में आंखें डाले बोले जा रही थी, यहाँ पर तो रोड से लेकर इंसान के लाइफ में ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। इस बड़े से शहर में अगर कोई मुसीबत में है तो उसका मदद के बजाय लोग उससे छुटकारा पाने के लिए दूर भागते हैं। पर वहाँ पे ऐसा नहीं है। किसी को आधी रात में मदद चाहिए तो सारे लोग मदद के लिए दौड़ने लग जाते हैं। तो वहाँ पर सुकून है, वह यहाँ पर नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि लोग चेयर पर बैठकर खाना खाते हैं, गांव के लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं। बाकी तो कुछ फ़र्क नहीं है। मन्नत का इतना बोलना कि एक लड़का ताली बजाने लगा। उस लड़के को ताली बजाता देख सभी लोग साथ में ताली बजाने लगे। वह लड़का आगे आकर कहा, मिसिस बजाज, अब जिस तरह से बातें कर रही हैं उस हिसाब से हमें भी मन कर रहा है कि आपके गांव आने का। वहीं युग अपने जेब में दोनों हाथ डाले खड़ा था। उसके फेस पर एक स्माइल आकर चली गई जो किसी ने न देखा। मोनिका अंदर ही अंदर चिढ़ते हुए युग की तरफ देख बोली, युग बताओ, तुम्हारी और मन्नत की मुलाकात कब और कैसे हुई? अचानक से तुमने शादी कर लिया बिना बताए। हमने अभी तक तो तुम्हारी फ्रेंड्स के लिस्ट में स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों को साथ में नहीं देखा। मोनिका की बेहुदगी बातें सुनकर राहुल को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह गुस्से में मोनिका के पास आकर बोला, तुम ये क्या कर रही हो? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम उस पे फोकस करो। और फिर पीछे मुड़कर स्माइल करते हुए सभी से कहा, चलो अब केक काटने का टाइम हो गया है। राहुल अपनी बहन की आदतों से परे था। उसे पता है कि वह हर जगह अपनी तारीफ और अमीरी ही दिखाती है। उससे बहस करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है, जिस वजह से राहुल हमेशा उसे इग्नोर ही करता है। मोनिका का जरा भी दिल नहीं कर रहा था कि केक काटने के लिए। उसकी नज़र बार बार मन्नत और युग की ओर जा रही थी। मन में सोचने लगी, काश यह लड़की केक की जगह होती तो इस नाइफ से इतने छल्ली करती कि यह लड़की पहचान में भी नहीं आती। उस नाइफ पर उसकी मुठ्ठियाँ कसती जा रही थी। मोनिका का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। पार्टी में सारे लोग इधर से उधर घूम रहे थे। ज़्यादातर लोग ड्रिंक पर ध्यान था, कुछ लोग बातें कर रहे थे।
युग के साथ राहुल खड़ा होकर बातें कर रहा था। काव्या अपनी भाभी को देखकर बहुत खुश थी और पास आकर बोली, भाभी आप आने में बहुत देरी कर दी। मुझे नहीं पता था कि आप अकेली आओगी, नहीं तो मैं अपने साथ आपको लेकर आती। मुझे लगा भाई आपके साथ ही आएंगे। मन्नत हल्की हंसी और काव्या के कंधे पर हाथ रख बोली, देर ही सही पर मैं आई ना। तुम्हारे भाई को अर्जेंट काम था इसलिए वह मेरे साथ नहीं आए। ठीक है भाभी, अब आप भी भाई की साइड मत लो। बिजी वाला किस्सा उन्हें ही सूट करता है, आपको नहीं। इतना बोल दोनों हंसने लगी। मोनिका काव्या और मन्नत के पास आई और किसी बहाने काव्या को कुछ काम देकर दूसरी ओर भेज दी। मोनिका मन्नत को अपने साथ पार्टी से बाहर लेकर स्विमिंग पूल के तरफ दोनों आए। मोनिका बड़ी मासूमियत से मन्नत से बोली, सॉरी डियर, शायद मुझे तुमसे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सबके सामने नहीं पूछना चाहिए था, पर मैं क्या करती। मैं चाहती थी कि जो हमारे दोस्त हैं, मतलब जब हम छोटे थे युग और राहुल भाई हमारे दोस्त थे, अब वह तुम्हारे भी हैं, इसलिए मैं उनके सामने तुम्हारा इंट्रोडक्शन देने के लिए कही। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। मन्नत मोनिका के हाथ पकड़ बोली, अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। जो भी हो, पर मोनिका के दिमाग में इस वक्त मन्नत को लेकर सिर्फ क्रूरता ही भरा था। मोनिका मन्नत को अपने बातों में उलझाते हुए स्विमिंग पूल के इधर लेकर गई। मन्नत आगे आगे चल रही थी, वह अपनी बातों में मग्न थी। मोनिका उसके पीछे और बातों ही बातों में मोनिका ने बड़ी चालाकी से मन्नत को स्विमिंग पूल में ढकेल दी। मन्नत जैसे स्विमिंग पूल में गिरी, वह जोर से उसके मुंह से आह चिल्लाने का आवाज़ आया और पास में खड़ी मोनिका के फेस पर स्माइल आने लगा। उसे अंदर ही अंदर बड़ा मज़ा आने लगा। यह मनहूस अच्छा हुआ पानी में गिर गई। 2 मिनट लगातार मन्नत चिल्ला रही थी, उसके बाद डूबने लगी। उसे डूबता देख मोनिका भी थोड़ी अंदर से डर गई। शायद यह कहीं मर न जाए। अगर यह यहाँ मरी तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही आएगा। यहाँ स्विमिंग पूल के पास कोई नहीं है सिवाय मेरे। मोनिका खुद को बचाने के लिए झूठ मूठ का नाटक करते हुए अंदर आई और रोने का नाटक करते तेज आवाज़ में बोली, युग, राहुल प्लीज़ मन्नत को बचा लो, वह पूल में गिर गई है। युग ने जैसे मोनिका के मुंह से यह सुना, मन्नत पूल में गिर गई है, उसके हाथ में पकड़ा वाइन का गिलास ज़मीन पर फेंक दौड़ते हुए स्विमिंग पूल के पास आया। बिना एक सेकंड गंवाए वह स्विमिंग पूल में कूद गया। युग स्विमिंग पूल में कूदकर मन्नत को अपने गोद में उठा लिया और 2 मिनट में उसे बाहर लेकर आया। पर मन्नत ने काफ़ी पानी पी ली थी, जिस वजह से उसे आँख, नाक, कान में सब जगह पानी भर गया था और वह पूरी तरह बेहोश हो गई। युग उसे बाहर निकालकर लेटाया, तब तक सारे लोग वहां पर आकर जमा हो गए। मन्नत की हालत देख सभी को पता चल गया कि उसे तैरने नहीं आता। सभी लोग उसे देखकर परेशान होने लग गए। काव्या का तो टेंशन के मारे हाथ पैर ठंडा होने लगा। मन्नत के गालों पर पूरे बाल बिखरे हुए थे। युग अपने हाथों से उसके बाल को साइड किया और मन्नत के गाल पर थपथपाते हुए कहा, हे वेकअप। वहीं मोनिका युग के पास आकर घबराते हुए बोली, युग कहीं ये मरेगी तो नहीं ना? अपनी बकवास बंद करो तुम, समझी? युग मन्नत के चेस्ट दबाए जा रहा था, पर मन्नत आंखें नहीं खोल रही, जिस वजह से युग परेशान हो गया। उसे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगा। युग मन्नत के एकदम फेस के करीब हो गया। उसे नहीं समझ रहा कि वह उसे कैसे उठाए। युग को ये तो पता था कि पंपिंग से पानी निकालते हैं। युग इस वक्त अपना होश खो दिया था। उसने मन्नत के जबड़े को कस के पकड़ उसके होंठ पे होंठ रख दिए। वहाँ पर जितने लोग थे यह सब नज़ारा देखते रह गए, पर वहीं मोनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ये देखा नहीं जा रहा था। उसके आंखों से आंसू आ गए।
डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के इसमें बहुत सारे मिस्टेक हुआ रहेगा, उसके लिए सॉरी। एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो गया क्योंकि 2 दिन में स्टोरी लिखने में बहुत बिज़ी हूँ, इसलिए एडिटिंग करने में ढेर वो सारे मिस्टेक हुआ है। सॉरी उसके लिए।